सफलता की यात्रा में धूप का बड़ा महत्व है, क्योंकि छांव मिलते ही हमारे कदम रुकने लगते हैं। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका होस्ट, आपका दोस्त मनीष बोचीवाल एक बार फिर से आपको अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ग्रामीण और नगरीय संगठन की, कि ग्रामीण और नगरीय संगठन क्या है। जिस प्रकार से जनसंख्या संगठन हमने पढ़ा था, जनसंख्या संगठन में हमने पढ़ा कि आयु के आधार पे, लिंग के आधार पे, शिक्षा के आधार पे, निवास स्थान के आधार पे लोगों की संख्या को अलग करना जनसंख्या संगठन था। उसी प्रकार से गांवों को और नगरों को किस प्रकार से अलग किया जा सकता है, इसके बारे में आज की हमारी क्लास रहने वाली है। तो ग्रामीण और नगरीय संगठन क्या है? जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय में विभाजन निवास के आधार पर होता है, यानी कि लोग कहां पे रहते हैं, गांव में रहते हैं या शहरों में रहते हैं। तो इस आधार पे जो विभाजन हम करते हैं वो क्या कहलाता है? ग्रामीण और नगरीय विभाजन। ये विभाजन किसके आधार पे हुआ? ये विभाजन हुआ निवास स्थान के आधार पर। यह विभाजन आवश्यक भी है, यानी कि विभाजन जो है वो करना बहुत जरूरी भी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ग्रामीण और नगरीय जीवन आजीविका और सामाजिक दशाओं के आधार पर अलग अलग होते हैं। जब हम गांवों की बात करते हैं तो गांव के लोग और उनकी आजीविका और उनका सामाजिक स्तर नगरीय जो लोग हैं उनके जीवन से, उनके सामाजिक स्तर से दोनों का अलग अलग होता है। यानी कि नगरों में अलग तरीके से लोग रहना पसंद करते हैं, गांव के अंदर लोग अलग तरीके से रहना पसंद करते हैं। इसलिए हमें यह विभाजन करना क्या है? जरूरी है। अब हम कहेंगे कि गांव किसे कहेंगे, फिर बात आती है कि शहर किसे कहेंगे। तो बात आती है ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में आयु, लिंग, संगठन, व्यवसायिक संरचना, जनसंख्या घनत्व तथा विकास के स्तर भी अलग अलग होते हैं। यानी कि जब हम गांवों की बात करते हैं तो गांवों के अंदर जो आयु लिंग संगठन है, जो हमने बात की लिंगानुपात की, आयु के एज स्ट्रक्चर की बात की, वो अलग अलग है। व्यवसायिक संरचना, काम करने का तौर तरीका भी दोनों के अंदर अलग है। वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र जो है वो प्राथमिक क्रियाओं के अंदर संलग्न रहते हैं। जब हम नगरीय क्षेत्रों की बात करते हैं तो नगरीय क्षेत्र जो है वो किसके अंदर संलग्न रहते हैं? गैर प्राथमिक क्रियाओं के अंदर संलग्न रहते हैं। ये उनकी व्यवसायिक संरचना है। उसके बाद में है जनसंख्या का घनत्व क्या है? अलग अलग है। विकास के स्तर, डेवलपमेंट जो है वो दोनों जगह पे अलग अलग हो रहा है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि दोनों क्षेत्र ग्रामीण और नगरीय अपने आप में क्या है? अलग हैं। उसके बाद में है ग्रामीण क्षेत्र वे होते हैं जिनमें लोग प्राथमिक क्रियाओं में लगे रहते हैं, और नगरीय क्षेत्र वे होते हैं जिनमें अधिकांश कार्यशील जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में लगी रहती है। यानी कि हम गांवों की जब बात करते हैं तो गांवों के अंदर लोग प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर लगे रहते हैं, जैसे पशुपालन करना है, कृषि कार्य करना है, मछली पकड़ना है, आखेट करना है, शिकार करना है, खनन है। इस प्रकार की प्राथमिक जो गतिविधियां हैं उनके अंदर लोग लगे रहते हैं गांवों के अंदर। जब हम वही नगरों की बात करते हैं तो नगरों के अंदर प्राथमिक क्रियाओं को छोड़ करके बाकी अन्य जो सभी आर्थिक क्रियाएं हैं, द्वितीयक क्रियाएं हैं जिसके अंदर उद्योगों को शामिल किया जाता है, तृतीयक क्रियाएं हैं, परिवहन है, संचार है, व्यापार है, चतुर्थक क्रियाएं हैं, पंचम क्रियाएं हैं। नगरीय क्षेत्रों के अंदर लोग इन क्रियाओं के अंदर शामिल होते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोग जो है वो किसके अंदर शामिल होते हैं? प्राथमिक क्रियाओं के अंदर शामिल होते हैं। उसके बाद में लिखा है कार्यशील जनसंख्या। अब कार्यशील जो जनसंख्या है वो कल के सेशन में हमने पता किया था कि कार्यशील जनसंख्या कौन सी होती है। कार्यशील जनसंख्या जो है वो 15 से लेकर के 59 तक, 15 से लेकर के 59 तक जो होती है उसको हम कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। काम करने वाले जो लोग हैं वो प्राथमिक क्रियाओं में गांवों में और गैर प्राथमिक क्रियाओं के अंदर जो है वो नगरों के अंदर रहते हैं। अब आगे हम बात करते हैं साक्षरता।
साक्षरता का मतलब क्या होता है? तो साक्षरता का मतलब होता है कि लोग पढ़े लिखे कितने हैं, गांवों के अंदर लोग कितने पढ़े लिखे हैं, शहरों के अंदर लोग कितने पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि किसी के पास बीए की डिग्री है, बीएससी की डिग्री है, किसने पीएचडी कर रखी है, नहीं। साक्षरता का केवल इतना सा मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर पढ़ लिख सकता है और जिसको अंक गणितीय क्रियाएं करनी आती है, उसे क्या मान लिया जाता है? साक्षर मान लिया जाता है। साक्षरता का मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास पीएचडी की डिग्री है तो ही आप साक्षर हैं। अब साक्षरता हमें क्या कहता है? किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। अगर किसी देश के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वहां पे साक्षर लोग हैं, तो उसका सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन जो है वो काफी हद तक हमें बेहतर देखने को मिलता है, क्योंकि इससे जैसे ही लोग अनपढ़ से साक्षर हो जाएंगे तो इससे रहन सहन के स्तर के अंदर सुधार आएगा, महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधरेगी, शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता, यानी कि जो हमारे स्कूल और कॉलेजेस वगैरह जो हैं उनकी जो सुविधाएं पहले के समय में नहीं हुआ करती थी, और जैसे ही लोग साक्षर हुए तो अब जो है वो शैक्षिक सुविधाएं भी ज्यादा उपलब्ध होने लग गई, तथा सरकार की नीतियों का पता चलता है। अगर अनपढ़ व्यक्ति है तो सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं जो है वो चलाई जा रही हैं, ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर लोग साक्षर हैं तो सभी चीजों का लोगों को क्या होगा? ज्ञान होगा। सरकार की नीतियां जो सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है उन सब चीजों का लोगों को पता चल पाएगा। इसलिए साक्षरता का अनुपात जो है वो बढ़ाना बहुत जरूरी है। उसके बाद में है आर्थिक विकास का स्तर। साक्षरता का कारण और परिणाम दोनों ही है, यानी कि आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता का कारण। हमारे पास अगर हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो हम क्या हो जाएंगे? साक्षर हो जाएंगे, और साक्षर होंगे तो हमारा परिणाम जो है वो भी काफी हद तक बेहतर आ पाएगा। भारत में साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या के उस प्रतिशत को बताता है जो पढ़ लिख सकते हैं और अंक गणितीय क्रियाएं कर सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत में 7 वर्ष से जिसकी उम्र ज्यादा है वो बच्चा पढ़ लिख सकता है, जो उसके सामने प्रस्तुत किया जाता है उसको आसानी से पढ़ लेता है, जो बोला जाता है उसको लिख लेता है, और उसके साथ साथ अगर वो गणित से संबंधित अंक गणितीय क्रियाएं, जोड़ गुणा भाग, ये सब चीजें अगर कर लेता है तो उसको क्या माना जाता है? भारत के अंदर साक्षर मान लिया जाता है, या पढ़ा हुआ मान लिया जाता है, पढ़ा लिखा मान लिया जाता है। लेकिन उसकी उम्र 7 वर्ष, यानी कि 7 का मतलब ये नहीं कि सभी बच्चे, कोई वर्ग भी इसके अंदर अगर शामिल है जो पढ़ लिख सकता है और गणितीय क्रियाएं कर सकता है, तो वो व्यक्ति भी क्या माना जाता है? साक्षर माना जाता है, पढ़ा लिखा माना जाता है। अब हम चर्चा करने वाले हैं व्यवसायिक संरचना की, कि व्यवसायिक संरचना क्या होती है। यानी कि व्यवसाय वाली जो उम्र हमने देखी थी 15 से लेकर के 59 वर्ष तक, ये व्यवसायिक संरचना है। उसके बाद में 0 से 14 वर्ष, उसके बाद में 15 से 59 वर्ष तक, और 60 से प्लस, ये हम पीछे के वीडियो के अंदर देख चुके हैं। अब बात करते हैं कार्यशील जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या कौन सी है? 15 से लेकर के 59 आयु वर्ग। इसमें स्त्री और पुरुष कौन शामिल है? दोनों शामिल हैं। स्त्री और पुरुष जिनकी उम्र 15 से 59 के बीच में है, अगर वो कृषि कार्य कर रहे हैं, वनों से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं, विनिर्माण उद्योगों के अंदर काम कर रहे हैं, परिवहन के अंदर काम कर रहे हैं, सेवाओं में काम कर रहे हैं, संचार तथा अन्य अवर्गीकृत कोई भी अगर व्यवसाय के अंदर भाग लेते हैं तो वो किसके अंदर शामिल होते हैं? व्यवसायिक संरचना के अंदर शामिल होते हैं, या वो व्यवसाय करने वाले होते हैं। जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंदर किसे शामिल किया जाता है? कृषि को, वानिकी को, मत्स्यन को और खनन को। ये जो है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, आखेट है, संग्रहण है, ये सब चीजें जो है वो किसके अंदर शामिल होती है? प्राथमिक क्रियाओं के अंदर। और प्राथमिक क्रियाओं के अंदर काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनको क्या कहा जाता है? लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। उसके बाद में है द्वितीयक क्रियाएं। द्वितीयक क्रियाओं के अंदर उद्योगों को शामिल किया जाता है,
विनिर्माण या फिर मैन्युफैक्चरिंग जो है इसको शामिल किया जाता है। और द्वितीयक क्रियाओं के अंदर काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनको नीला कॉलर श्रमिक कहा जाता है। कौन सा कॉलर श्रमिक? नीला कॉलर श्रमिक कहा जाता है। उसके बाद में है तृतीयक क्रियाएं। तृतीयक क्रियाओं के अंदर व्यापार, परिवहन और संचार। तृतीयक जो क्रियाएं हैं वो प्राथमिक क्रियाओं और द्वितीयक क्रियाओं को आपस में जोड़ने का काम करती हैं। किसके माध्यम से? व्यापार के माध्यम से, परिवहन के माध्यम से और संचार के माध्यम से। और तृतीयक क्रियाओं के अंदर काम करने वाले श्रमिक को क्या कहा जाता है? गुलाबी कॉलर श्रमिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलाबी कॉलर श्रमिक। उसके बाद में चतुर्थक क्रियाओं के अंदर अनुसंधान है, सूचना प्रौद्योगिकी है। और चतुर्थक क्रियाओं के अंदर काम करने वाला जो श्रमिक है उसको क्या कहा जाता है? सफेद कॉलर श्रमिक। सफेद कॉलर श्रमिक, यानी कि ये कॉलर के आधार पे भी बहुत सी बार हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि द्वितीयक क्रियाओं के अंदर काम करने वाले श्रमिक को कौन सा कहा जाता है? नीला कॉलर श्रमिक। और तृतीयक के अंदर काम करने वाला गुलाबी कॉलर श्रमिक। और उसके बाद में ये सफेद कॉलर श्रमिक। और एक पंचम क्रियाकलाप और आता है, और पंचम क्रियाकलाप के अंदर काम करने वाले जो श्रमिक हैं उसको क्या कहा जाता है? स्वर्ण कॉलर श्रमिक। स्वर्ण कॉलर श्रमिक। तो आज की ये हमारी क्लास थी ग्रामीण और नगरीय संगठन को लेकर के, साक्षरता को लेकर के और व्यवसायिक संरचना को लेकर के। ये हमारी क्लास आज यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। और आप टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम चैनल का क्या है? लिंक है। वहां से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। और जल्द से जल्द अपने सब्सक्राइबर को 1K तक पहुंचाओ और अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज्यादा से ज्यादा कर, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम भी आगे इसी प्रकार से क्लासें लेकर के आते रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।